हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन साइंस को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज की जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस सेट है, वो है सेट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। एक हमने इंट्रो क्लास ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आज आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाली है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालाँकि ये आपका बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर भी मिनिमम 20 क्लास में तो हमें इसको कवर अप करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक आप लेकर बैठे होंगे। अगर कुछ नई चीज़ें मिलेंगी तो उन्हें नोट डाउन करेंगे। आप काउंट भी करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज आप देखेंगे कि आपने कितना डीप में पढ़ाई किया है। आपको आज की क्लास में कुछ चीज़ें याद करने वाली मिलेंगी, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप सही कर पाएँगे, तुक्का लगाने वाला काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। जो गर्भवती स्त्री की देखभाल की जाती है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? और आप ये पूरा टॉपिक ही पढ़ते हैं कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री की देखभाल। तो क्या गर्भवती के स्वास्थ्य के देखभाल करना होता है, या गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान करना होता है, या गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम गर्भवती स्त्री की देखभाल की बात करते हैं, तो इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल करें। गर्भकालीन अवस्था के दौरान जो भी उसको समस्याएँ हो रही हैं, उसका निदान किया जाए। जैसे आपने देखा था वमन की समस्या सबसे पहले देखने को मिलती है। तो जो भी गर्भकालीन अवस्था के दौरान जो भी समस्याएँ आ रही हैं, उनका निदान किया जाए। साथ ही साथ जो गर्भस्थ शिशु है, जो भ्रूण है, उसके स्वास्थ्य का हमें विकास करना होता है। तो इन सभी उद्देश्यों के तहत एक गर्भवती स्त्री की देखभाल की जाती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक है। क्यों? मतलब हम क्यों गर्भकाल के दौरान डॉक्टरी परीक्षण करवाते हैं? क्या गर्भकालीन स्वास्थ्य सुधार के लिए, या शिशु जन्म के लिए, या संक्रमण को रोकने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गर्भकालीन के दौरान जो डॉक्टरी परीक्षण है वो करवाना इसलिए आवश्यक है, ताकि गर्भकाल या गर्भकालीन स्वास्थ्य सुधार के लिए, मतलब गर्भावस्था के दौरान उसको कोई समस्या ना हो, या उसके जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका निदान किया जाए, मतलब उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसलिए हमें डॉक्टरी परीक्षण करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। आपने देखा होगा गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, आयरन की मांग बढ़ जाती है, मतलब हर एक पोषक तत्व की मांग थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? जब हम प्रोटीन की मांग की बात करते हैं, तो क्या गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, या गर्भवती को ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें प्रोटीन देना होता है, रक्त के निर्माण के लिए, या फिर अस्थियों के निर्माण के लिए? तो आपको पता है कि प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम होता है, जैसे हम प्रोटीन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत करने का कार्य करता है, निर्माण का कार्य करता है। तो जब हम गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बात करते हैं, तो गर्भावस्था में ये जो गर्भस्थ शिशु है, उसके विकास के लिए प्रोटीन की माँग जो होती है, वो बढ़ जाती है। अच्छा, आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि एक जो गर्भवती स्त्री है,
एक गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अगर आपने आरडीए चार्ट देखा है, तो भी आपने इस बात को समझा था। अगर आपने क्वेश्चन किया था आरडीए का, तब भी आपने इस बात को समझा था। तो ज़रा आप हमें ये बताइए कि जब हम बात करते हैं एक गर्भावस्था के दौरान, तो एक गर्भवती स्त्री को कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार-बार पूछा जाता है। जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। हालाँकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आरडीए आपने जो रिवाइज़्ड आरडीए आपका था 2024 का, वो हमने करवा रखा है। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसे, सरसरी निगाह से ही सही बट देख लीजिएगा ज़रूर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए, या उसके केवल दांत के निर्माण के लिए, या फिर केवल अस्थियों के निर्माण के लिए, या फिर रक्त के निर्माण के लिए? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम केवल दांतों या फिर केवल अस्थियों के निर्माण के लिए नहीं चाहिए होता है। जब हम एक गर्भवती स्त्री की बात करते हैं, तो उसको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भ्रूण की अस्थियों और उसके दांतों के निर्माण के लिए गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आप हमें ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की, तो ये तो भ्रूण की अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। क्या आप हमें बताएँगे कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जैसे आप में और हम में, मतलब बड़े लोगों में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वैसे ही आप हमें ये बताइए कि जब हम बात करते हैं एक भ्रूण की, तो भ्रूण में ये जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ पर होगा? एक बार ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा, हमने अपनी क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। गर्भावस्था में सोडियम की मात्रा अधिक लेने से शरीर में सूजन आ जाती है। क्या ये कथन सत्य है? ये जो बात बोली जा रही है, क्या ये सही है? असत्य है, आंशिक रूप से इसमें सत्यता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम अतिरिक्त सोडियम लेते हैं, या गर्भावस्था के दौरान जब अतिरिक्त सोडियम लिया जाता है, तो इससे शरीर में सूजन आ जाती है, और ये बात आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 100 दिन की होती है, 180 दिन की होती है, 280 दिन की होती है, या फिर 300 दिन की होती है? अगर हम बात कर रहे हैं दिन में, तो जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था है, वो 280 दिन की होती है। और आपने पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक बात देखा क्या? जब हम गर्भकालीन अवस्था की बात करते हैं, तो इसको हमने 3 भागों में बाँटा है। हमने गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बाँटा है? तो हमने इसे 3 भागों में बाँटा है। एक तो आपका होता है बीजावस्था, जिसे हम डिंबावस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है भ्रूणावस्था, जिसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका होता है गर्भस्थ अवस्था, या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इन 3 भागों में हमने गर्भकालीन अवस्था को बाँटा है। आप एक काम करिए, इन तीनों का टाइम पीरियड एक बार हमें बता दीजिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपनी क्लास में पिछले 3 दिन में लगातार किसी न किसी क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस किया था। तो आज आप बताएँगे कि बीजावस्था का समय कब से कब तक है? भ्रूणावस्था का समय कब से कब तक है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था कब से कब तक है? ये तो हो गया आपके लिए क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे गर्भकालीन अवस्था की, तो हमने देखा ये 280 दिन का होता है। अगर हम चंद्रमास की बात करेंगे, तो ये आपका 10 चंद्रमास होता है। अगर हम इसे महीने में बात करेंगे, तो ये आपका 9 माह और 7 दिन का होता है, मतलब 9 माह और 1 हफ्ते का समय होता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे
किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो तीनों क्वेश्चन हमने पूछे उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? क्या शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है? मानसिक विकास की गति तीव्र होती है? सामाजिक विकास की गति तीव्र होती है? या फिर संवेगात्मक विकास की गति तीव्र होती है? वैसे अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा बड़े इजी लग रहे होंगे। बिल्कुल इजी लगेंगे क्योंकि ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं, मतलब बुक में ही क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैंने उन्हें भी उठाया है। बट अभी आपको बिल्कुल डीप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखते हैं हम आपने कितने डीप में पढ़ाई की है। तो जब हम बात करते हैं गर्भकालीन अवस्था की, तो ये इस अवस्था में गर्भकालीन अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो सबसे तीव्र होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? क्या नाभिनाल से जुड़ा होता है जिसे हम एम्ब्रियल कार्ड कहते हैं? दूसरा होता है गर्भनाल जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तीसरा है आपका रक्त कोशिकाएं और चौथा है आपका रक्त धमनियाँ। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक ये कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? दूसरा आपका ये आता है कि भ्रूण किसकी सहायता से पोषण लेता है? तो दोनों अलग-अलग हैं। जब हम बात करते हैं भ्रूण के माँ के शरीर से जुड़े होने की, तो जो भ्रूण है वो माँ के नाभिनाल से जुड़ा होता है। माँ के शरीर से किससे? नाभिनाल से जुड़ा होता है। और जब हम बात करेंगे पोषण की, तो पोषण क्या होता है? ये प्लेसेंटा से पोषण लेता है। ठीक, आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है, गर्भावस्था या गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में प्रारंभ होता है? अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डीप क्वेश्चन, यानी कि हम अभी देखेंगे कि अलग-अलग मंथ में बच्चा कितना विकसित होता है। ठीक? तो जब हम बात करते हैं गर्भावस्था में, तो शरीर का भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? क्या ये प्रथम माह में बढ़ता है, दूसरे माह में बढ़ता है, तीसरे माह में बढ़ता है या फिर तीसरे माह के बाद बढ़ता है? तो आप जानते हैं कि तीसरे माह तक शिशु के समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है। बढ़ता कब है? तो वो तीसरे माह के बाद गर्भस्थ शिशु का जो शारीरिक भार है वो तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, क्या वो गर्भाशय है? क्या वो डिंब नलिका है? क्या वो गर्भनाल है? या फिर वो आपका नाभिनाल है? तो हमने अभी-अभी बात की थी कि जहाँ से बच्चा जुड़ा होता है माँ के शरीर से, उसे हम नाभिनाल कहते हैं। जबकि जहाँ से बच्चा पोषण लेता है माँ के रक्त से, उसे हम गर्भनाल अर्थात प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक? और ये प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बनता है और गर्भावस्था के मतलब प्रसव के बाद ये निकल जाता है। अगर ये प्लेसेंटा प्रसव के बाद नहीं निकलता है, तो ये आपका अपूर्ण गर्भपात माना जाता है। ठीक? अभी जब आप गर्भपात के प्रकार पढ़ेंगे, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि पूर्ण गर्भपात क्या है, अपूर्ण गर्भपात क्या है। लेकिन इतना समझ के रखिए कि ये जो प्लेसेंटा है, अगर प्रसव के बाद भी नहीं निकलता है, तो उसे हम अपूर्ण प्रसव के नाम से, अपूर्ण गर्भपात के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए, और ये जो आपका गर्भनाल है अर्थात जो प्लेसेंटा है, इसकी अलग-अलग स्थितियाँ भी होती हैं। कभी-कभी ये गर्भाशय में जाकर बिल्कुल चिपक जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इन परिस्थितियों को हम क्या नाम देते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे क्वेश्चन आएँगे। क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रसूति क्रिया के विभिन्न चरणों में से
कौन सा चरण सबसे कम अवधि का है? आपको पता है कि जब प्रसूत क्रिया की बात होती है तो हमने उसको 3 चरणों में विभाजित किया है। आपको बताना है कि सबसे कम अवधि वाला कौन-सा चरण है? क्या प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है या फिर इन सभी में बहुत कम-कम समय लगता है? अगर आपने प्रसव प्रक्रिया वाली क्लास देखी है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस चरण में सबसे कम समय लगता है। जब हम बात करते हैं प्रसव प्रक्रिया में सबसे कम चरण की, तो वो लगता है तीसरे चरण में। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण ही नाम दिया गया है? नहीं, इनके भी अलग-अलग नाम हैं। जैसे कल हमने बात किया था, जो गर्भस्थ शिशु है या जो भ्रूण है, भ्रूण 3 परतें पाई जाती हैं। एक तो होती है बाह्य परत, एक है आपका आंतरिक परत, एक है आपका मध्य परत। अब हम इनको अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो वैसे ही जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, इनके अपने-अपने अलग-अलग नाम हैं। अगर किसी को पता है, तो एक बार आप ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ आगे तो आपको मिलने ही वाला है। बट थोड़ी-सी ईमानदारी दिखाना, थोड़ा-सा मेहनत करना आपका कर्तव्य है। आपको थोड़ी-सी ईमानदारी दिखानी चाहिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं ये भले ही बोल दूँ कि आगे आपको मिलेगा, बट अगर आपको उसका आंसर आ रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? मतलब जैसे अभी आपने देखा प्रसव प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, हमने इसको 3 चरणों में बाँटा है। या अगर आपने कभी अपने घरों में भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाता है 1 दिन पहले ही, तो काफ़ी समय लग जाता है। अब ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि शिशु का जन्म नज़दीक है? आपने देखा होगा जब मान लीजिए आपके घर से कोई गया है, हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि अभी बच्चे के जन्म होने में समय है या बस थोड़ी ही देर में बच्चा वो जन्म ले लेगा। तो उनको कैसे पता चलता है या हम कैसे जान पाते हैं? क्या गर्भाशय के संकुचन से जान पाते हैं? या उदर तथा कमर के निचले हिस्से में दर्द का बढ़ना, ये भी एक संकेत है? या फिर दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना, ये भी इसका लक्षण है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं शिशु जन्म निकट है ये जानने किस आधार पर हम बताते हैं, तो उस ये चारों आधार, तीनों आधार होते हैं। मतलब एक तो गर्भाशय में संकुचन है, दूसरा उदर और कमर के निचले हिस्से में दर्द बढ़ रहा है, तीसरा ये कि दर्द के साथ-साथ रक्तस्राव और श्लेष्मा निकल रहा है, यानी कि गर्भवती स्त्री की योनि मार्ग से रक्तस्राव और श्लेष्मा का स्राव हो रहा है। तब हम समझ जाते हैं कि अब शिशु का जन्म निकट है, ठीक? तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही लक्षण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। प्रसव के समय योनि का आकार हो जाता है, कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है या फिर सिकुड़ा हुआ हो जाता है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि प्रसव के समय योनि का जो मार्ग है वो बड़ा हो जाता है, शिशु को निकलने में आसानी होती है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। अभी-अभी हमने बताया कि प्रसव प्रक्रिया के 3 चरण हैं। कौन-कौन सा है? एक तो निष्कासन है, दूसरा है विस्तारण, इसी विस्तारण को हम विस्फारण की अवस्था भी कहते हैं। तो अगर आपको विस्फारण दिया हो या फिर विस्तारण दिया हो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। और आपका है क्या? पूर्ण निष्कासन। अब लेकिन ये थोड़ा-सा क्रम आपका उल्टा हो गया है। जब हम बात करते हैं किसकी? प्रथम अवस्था की, फर्स्ट स्टेज जो आपका है, वो कौन-सा है? वो आपका होता है विस्तारण की अवस्था। प्रथम स्टेज क्या है? विस्तारण की अवस्था है। यहाँ पर आप तीनों को देख लीजिए। प्रथम चरण आपका विस्तारण का है, दूसरा आपका निष्कासन का है, यानी कि इसमें बच्चा बाहर आ जाता है।
पूर्ण निष्कासन का मतलब है ये तीसरा चरण होता है और पूर्ण निष्कासन में बच्चा तो आता ही है, मतलब ये जो प्लेसेंटा वगैरह होते हैं ये सब इसमें निकल जाते हैं, ठीक? तो ये तीनों चरण आप ध्यान रखेंगे। प्रथम चरण क्या है? विस्तारण या फिर विस्फारण की अवस्था, दूसरा है निष्कासन की अवस्था और तीसरा है आपका पूर्ण निष्कासन की अवस्था, ठीक? यही 3 आपकी अवस्थाएँ हैं प्रसव प्रक्रिया की। चलिए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँचते हैं। कह रहा है, प्रथम प्रसव में जब हम बात करते हैं प्रथम प्रसव की, तो प्रथम प्रसव में प्रसव की द्वितीय अवस्था का समय लगभग कितना होता है? द्वितीय अवस्था, निष्कासन की अवस्था। क्या आधा से 1 घंटा होता है? 1 से 2 घंटा होता है? 2 से 3 घंटा होता है या फिर 3 से 4 घंटा होता है? तो जब हम बात करते हैं प्रसव, प्रथम प्रसव के प्रसव की जो द्वितीय अवस्था है उसमें लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। और ये जैसे पहली डिलीवरी है, दूसरी डिलीवरी है तो अलग-अलग टाइम लगता है इसमें, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक महोदय हैं आपके कारमाइकल। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, गर्भकालीन अवस्था कितने समय तक होती है? कम से कम 180 दिन और अधिकतम 210 दिन, कम से कम 120 दिन, कम से कम 180 दिन और अधिकतम 334 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ लोग अपने-अपने आधार पर अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे आपने सबका सुना क्या, कि जो गर्भकालीन अवस्था है 280 दिन की है, 9 माह 7 दिन की है, 10 चंद्रमास की होती है। ये हम जानते हैं ना? लेकिन ये जो कार्माइकल जी हैं, इन्होंने बताया कि जो गर्भकालीन अवस्था है, वो कम से कम 180 दिन और अधिकतम ये 334 दिन का हो सकता है, ठीक? तो इस पॉइंट को नोट करिएगा कि इन्होंने कितना बताया है। आप ये बताइए कि जो इन्होंने कम से कम 180 दिन बताया है, आप हमें इसको वीक में कन्वर्ट करके बताइए, और अधिकतम इन्होंने जो 334 दिन बताया है, इसको आप हमें वीक में कन्वर्ट करके बताइए कि कारमाइकल के अनुसार कम से कम कितने सप्ताह और अधिकतम कितने सप्ताह तक ये गर्भकालीन अवस्था चल सकती है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है, मातृत्व की अनिवार्य योग्यताओं में शामिल है, मतलब मातृत्व के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं होना अनिवार्य है? जैविक योग्यता, मनोवैज्ञानिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि मातृत्व के लिए ये तीनों के तीनों अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब आपके पास जैविक योग्यता होनी चाहिए, जैविक के साथ साथ आप मनोवैज्ञानिक अर्थात मानसिक रूप से भी तैयार होने चाहिए, और आर्थिक रूप से भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए एक मातृत्व के लिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मातृत्व कला के अनिवार्य योग्यता, जो कि एक जैविक योग्यता है, इसमें शामिल है क्या? लैंगिक योग्यता, संतानोत्पत्ति की योग्यता, वंशानुक्रम की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं जैविक योग्यता, मतलब मातृ कला के अनिवार्य योग्यताओं में जब हम जैविक योग्यता की बात करते हैं, तो जैविक योग्यता में लैंगिक योग्यता होनी चाहिए, संतानोत्पत्ति की योग्यता होनी चाहिए, वंशानुक्रम की योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों की तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बताना है, पीड़ादायक मासिक धर्म होने के कारण में शामिल है। आपने देखा होगा कुछ लोग को बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक मासिक धर्म होता है और वहीं कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे तो दिन भर पड़े रहते हैं बिस्तर पर, मतलब उनकी हालत इतनी खराब होती है कि बिना दवा के वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? क्या प्रजनन अंगों का पूर्ण विकसित ना होना हो सकता है, या प्रजनन अंगों की बनावट
दोषपूर्ण होना हो सकता है, या फिर स्त्री का रक्तहीनता रोग से पीड़ित होना हो सकता है, या सभी कारण हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पीड़ादायक मासिक धर्म की, तो पीड़ादायक मासिक धर्म के कारणों में ये सारे कारण आ जाते हैं। हो सकता है कि स्त्री के जो प्रजनन अंग है वो पूरी तरह से विकसित ना हुए हों, या फिर प्रजनन अंगों की बनावट में कोई दोष हो, या फिर स्त्री का रक्तहीनता रोग से पीड़ित होना भी हो सकता है। मतलब कि ये सभी कारण इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक? ये डिपेंड करता है कि स्त्री ने या महिला ने या जो भी बालिका है, लड़कियां हैं जो कि मासिक धर्म से जूझ रही हैं, मतलब मासिक धर्म की इस पीड़ा से जूझ रही हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका पोषण स्तर कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रातीतिक लक्षण क्या है जिसे स्त्री स्वयं अनुभव करती है, जिसे परीक्षण द्वारा जाना जाता है, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं प्रातीतिक लक्षण की, तो इसमें आता है कि जिन चीजों को स्त्री स्वयं अनुभव करती है, जैसे जैसे मासिक धर्म बंद होना, किसी खाद्य पदार्थ के प्रति अनिच्छा होना, या किसी खाद्य पदार्थ के प्रति रुचि जागृत होना, साथ ही साथ वमन होना, जी मिचलाना, ये इन सभी चीजों से जो स्त्री है वो स्वयं जान सकती है। ठीक? इसमें ये बात किया जा रहा प्रातीतिक लक्षण, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अधूरा हो गया है, ये मेरे बनाने का मिस्टेक है, बट ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं गर्भकालीन अवस्था में जो प्रातीतिक लक्षण हैं, वो क्या है? ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। जब हम बात करते हैं गर्भकालीन अवस्था के, गर्भकाल में प्रातीतिक लक्षण कौन-कौन से हैं? तो अभी-अभी हमने बताया कि जी मिचलाना, मासिक धर्म बंद होना, अधिक सुस्ती आना, नींद आना, ये सारे कारण हो सकते हैं किसके? प्रातीतिक लक्षण के। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रसव प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था है विस्फारण की अवस्था, जिसे अभी हमने बताया था क्या? विस्तारण की अवस्था। दूसरा है आपका निष्कासन की अवस्था, तीसरा है आपका पूर्ण निष्कासन की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल क्रम से ही दिया गया है। पहली अवस्था है आपकी विस्फारण की, दूसरी है निष्कासन की, तीसरी है पूर्ण निष्कासन की। यहाँ पर दूसरी पूछा गया था, तो वो है आपका निष्कासन की अवस्था। पूर्ण निष्कासन हम तभी कहेंगे जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। अगर प्लेसेंटा अंदर ही रह गया है, तो हम उसे पूर्ण निष्कासन नहीं कहेंगे। जैसे जब हम गर्भपात की बात करेंगे, तो उसमें जब गर्भपात में जब प्लेसेंटा अंदर ही रह जाएगा, तो वो आपका अपूर्ण गर्भपात कहलाएगा। वैसे ही जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता है, तब तक आपका पूर्ण निष्कासन की अवस्था नहीं माना जाएगा। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। गर्भपात का कारण है। गर्भपात के कारणों में क्या-क्या शामिल हो सकता है? संवेगात्मक आघात, रक्त की कमी, उच्च रक्तदाब, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं गर्भपात के, तो गर्भपात में ये कारण आते हैं, कई कारण आते हैं, जैसे विटामिन ई की कमी होना, या कोई संवेगात्मक आघात लग गया। अगर कोई गर्भवती स्त्री है, उसे कोई सदमा सा लग जाना, यहाँ संवेगात्मक आघात से आप समझ सकते हैं कि सदमा लग जाना, ठीक? या उसके अंदर रक्त की कमी हो जाना, या फिर उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाना। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं गर्भपात के, ठीक? गर्भपात में कई कारण शामिल हैं, एक बार आप क्लास को ज़रूर लीजिएगा। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि अभी भी आपके पास समय है, चाइल्ड डेवलपमेंट की एक बार फिर से पूरी की पूरी क्लास देख डालिए, थ्योरी वाली, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। संपूर्ण गर्भावस्था में कौन-सा हार्मोन सक्रिय रहता है? क्या इंसुलिन हार्मोन सक्रिय रहता है? एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय रहता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था की बात की जा रही है। तो संपूर्ण गर्भकालीन जो अवस्था है, इस अवस्था के दौरान आपका जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये सक्रिय रहता है।
चलिए, अगर ये सक्रिय ना हो तो बार-बार गर्भपात भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गर्भकालीन विषाक्तता है, क्या है? प्री एक्लेम्पसिया है, एक्लेम्पसिया है, उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं गर्भकालीन विषाक्तता, तो गर्भकालीन विषाक्तता ये दोनों हैं। एक तो है आपका प्री एक्लेम्पसिया और दूसरा है एक्लेम्पसिया। इसी प्री एक्लेम्पसिया का ही भयानक रूप होता है एक्लेम्पसिया। और ये जो आपका प्री एक्लेम्पसिया है, ये देखने को मिलता है किसमें? जैसे जो 30 साल से ऊपर की महिलाएँ गर्भधारण कर रही हैं या जो महिलाएँ मोटी हैं, ऐसी महिलाओं में ये देखने को मिलता है। और इसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है या इससे भी गंभीर स्थिति हो जाती है एक्लेम्पसिया में। इसमें शरीर-वरीर नीला पड़ने लगता है, व्यक्ति में जो है बेहोशी चीज़ आने लगती है और मतलब कंडीशन खराब होती चली जाती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। माँ-बाप के गुण बच्चों में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना कहलाता है। क्या ये फिनोटाइप कहलाता है? क्या ये जीनोटाइप कहलाता है? दोनों कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं कि माँ-बाप के जो गुण हैं, वो बच्चों में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, क्या है? उसमें कह रहा है कि जब माँ-बाप के गुण बच्चों में प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? हालाँकि आप इतने स्मार्ट हैं, आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। जब अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था, तो हमने उसको जीनोटाइप कह दिया। अब जब प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, तो हमने उसको सॉरी जब हमने बात किया था किसका? जब हमने बात किया था ये आपका जब हमने बात किया था माँ-बाप के प्रत्यक्ष गुण मिलेंगे, तो उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन जब माँ-बाप के अप्रत्यक्ष गुण मिलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? क्या मिलेगा? जब माँ-बाप के गुण जो हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? जीनोटाइप, फिनोटाइप या दोनों कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हमने इसको अपनी क्लास में डिस्कस किया है या नहीं किया है? आप में से किसी को याद है? अगर याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक? सही बताया। जब हमने अप्रत्यक्ष गुण देखा तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन वहीं जब हम प्रत्यक्ष रूप से गुण देखते हैं तो उसे हम जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि दोनों चीज़ें आपने समझी होंगी, कहीं न कहीं नोट डाउन किया होगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। कहा जा रहा है, नवजात शिशु की जाँच के लिए स्कोर स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं, उस स्कोर स्केल को हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केल कहेंगे, अपगार स्केल कहेंगे, इन्फैंटोमीटर कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नवजात शिशु है, उसकी शारीरिक स्थिति को जानने के लिए हम जिस स्कोर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अपगार स्कोर स्केल के नाम से जानते हैं। नाम याद रख लीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये जो आपका अपगार स्कोर स्केल है, इसकी खोज किसने की थी? क्या हेनले के द्वारा की गई थी? वर्जीनिया अपगार के द्वारा किया गया था? हरलॉक ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम अपगार स्कोर स्केल की बात करेंगे, तो इसकी खोज वर्जीनिया अपगार ने की थी और इन्हीं के नाम पर ही, अपने ही नाम पर इन्होंने क्या रख दिया? अपगार स्कोर स्केल नाम रख दिया, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये जो आपका अपगार स्कोर स्केल है, इस पर हम देखते क्या हैं? तो इस पर हम 5 चीज़ों को देखते हैं। एक तो है आपका पल्स रेट, एक है आपका स्किन कलर, एक है आपका रिस्पायरेशन,
उपरोक्त सभी तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, बट हमने बोला कि हम यहाँ पर 5 चीज़ों को देखते हैं इस स्केल पर। ये एक स्केल होता है, इस स्केल पर हम 5 चीज़ों को देखते हैं। 3 चीज़ें आपकी दी गई हैं, 2 कौन-सी आपकी छूट रही हैं, एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। तो जब हम अपगार स्कोर की बात करेंगे, अपगार स्कोर स्केल की, तो उसपे हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो पल्स रेट, बच्चे की पल्स रेट कैसी है? दूसरा उसकी स्किन का कलर कैसा है? तीसरा उसकी श्वसन दर कैसी है? यानी कि इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। 2 जो बच रहे हैं उसे आप हमें बताएँगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। शिशु के जन्म से 30 मिनट की अवधि कहलाती है। क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है, नियोनेट कहलाती है, पार्ट्यूनेट कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब एक नवजात है, नवजात को हमने 2 जो उसके समय है, मतलब जो नवजात जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, तो जन्म से जो 30 मिनट का समय होता है, उस 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? तो उस 30 मिनट को हम पार्ट्यूनेट कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म से 30 दिन की अवस्था क्या कहलाती है? तो वो आपका नियोनेट अर्थात नवजात अवस्था कहलाती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शिशु के जन्म से, ये क्वेश्चन अभी-अभी हमने आपको बताया। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि जो शिशु है, शिशु के जन्म से 30 दिन की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था, गर्भावस्था, फीटस या फिर नियोनेट? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किशोरावस्था एक अपनी अलग की जन्म के बाद की अवस्था है। गर्भावस्था यानी कि अगर हम बात करें तो गर्भावस्था कितने समय का होता है? 280 दिन का, 9 माह 7 दिन का या फिर 10 चंद्रमास का होता है। फीटस अवस्था क्या है? तो इसी गर्भकालीन अवस्था को हमने 3 भागों में बाँटा था। एक था आपका बीजावस्था, दूसरा था भ्रूणावस्था और तीसरे को हमने बाँटा था फीटस अवस्था या फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा था। यहाँ पर जब हम 30 दिन की बात करेंगे तो उसे हम नियोनेट कहेंगे, और जब हम 30 मिनट, अच्छा एक चीज़ और, ये जो अभी-अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा 31 का, ये आपका थोड़ा-सा यहाँ पर समय में चेंज मिल सकता है। जैसे कहीं-कहीं आपको 15 मिनट का समय मिल सकता है, कहीं-कहीं पर 30 मिनट का समय मिल सकता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आपको बस 30 मिनट के अंदर ही पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, उसे हम पार्ट्यूनेट कहेंगे, और ये 30 दिन का पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि 15 दिन पूछ लिया जाएगा। 30 दिन का होता है, उसे हम नियोनेट कहते हैं। ठीक? चलिए, ये था आपका 32। चलते हैं 33 पर। सामान्य शिशु का जन्म होता है कितने सप्ताह में? 25 से 28 सप्ताह में, 28 से 30 सप्ताह में, 37 से 40 सप्ताह में या फिर 52 से 55 सप्ताह में? तो जब हम एक सामान्य शिशु की बात करेंगे, तो जो आपका एक सामान्य शिशु है, उसका जन्म 37 से लेकर 40 सप्ताह के बीच में होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक अपरिपक्व शिशु का जन्म कितने सप्ताह में होता है? क्या 38 सप्ताह में होगा? क्या 37 सप्ताह में होगा? 28 सप्ताह में होगा या फिर 42 सप्ताह में होगा? तो अभी-अभी हमने देखा कि जब हम एक सामान्य शिशु की बात करेंगे, जब एक सामान्य शिशु जन्म लेगा, तो वो 37 से लेकर 40 सप्ताह के बीच में लेगा, और यहाँ पर जब अपरिपक्व शिशु की बात होगी, तो इससे कम टाइम होना चाहिए, क्योंकि परिपक्व शिशु लेगा जन्म ना 37 सप्ताह के बाद। तो अपरिपक्व शिशु 28 सप्ताह में जन्म लेने वाले शिशुओं को हम अपरिपक्व शिशु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। जन्म के समय शिशु का सिर पूरे शरीर का कितना भाग होता है? क्या 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/3 होता है या फिर 1/6 होता है? तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा।
ये जो जन्म के समय शिशु के सिर का, पूरे शरीर का कितना भाग होता है सिर? तो वो होता है 1/4। किसका? जन्म लेने वाले शिशु का। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं एक वयस्क व्यक्ति का, तो वो कितना हो जाता है? 1/7। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शिशु की शारीरिक स्थिति जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो थर्मामीटर है, इन्फेंटोमीटर है, अपगार स्कोर स्केल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब शिशु की शारीरिक स्थिति की बात की जाएगी, तो अभी-अभी हमने 2-4 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा-सा पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो जब हम बात करते हैं शिशु की शारीरिक स्थिति जानने के लिए, और ये जन्म के तुरंत बाद ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा समय बाद नहीं किया जाता है। तो वो है अपगार स्कोर स्केल, जिसे वर्जीनिया अपगार ने खोजा था। अच्छा, यहाँ तो हमने अपगार स्कोर स्केल की बात 2-2 बार कर ली। क्या आप हमें बताएँगे ये इन्फेंटोमीटर क्या है? बाकी थर्मामीटर आपको पता है कि शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र है। आप हमें ये बताइए कि ये इन्फेंटोमीटर क्या है? इससे किस चीज़ का मेज़रमेंट होता है या किसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। बच्चों के पेट के बाल को कहा जाता है क्या? मेकोनियम कहा जाता है, लेनुगो कहा जाता है, स्पिमार्क कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे के पेट के बाल का मतलब समझ रहे हैं? जो बच्चे के पेट पर बाल है उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो बच्चा गर्भ में, मतलब बच्चे को माँ के गर्भ में जब रहता है उसके शरीर पर जो बाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस बाल की बात हो रही है, ना कि उसके पेट पर उगने वाले बाल की, ठीक? तो बच्चे के पेट के बाल को हम कहते हैं लेनुगो के नाम से जानते हैं। इस टर्म को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जन्म के प्रथम 3-4 दिन शिशु झागदार, चिपचिपा, हरे रंग का मल त्याग करता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं हम? क्या इसे नियोश कहते हैं? क्या इसे मेकोनियम कहते हैं? लेनुगो कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बच्चा या शिशु जन्म के प्रथम 3-4 दिन तक झागदार, चिपचिपा, हरे रंग का मल त्याग करता है, उसे हम मेकोनियम के नाम से जानते हैं। ठीक? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जन्म के बाद शिशु का ध्वनि ज्ञान होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो ध्वनि के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है? क्या सभी प्रकार के ध्वनि के प्रति वो संवेदनशील होता है? या धीमी आवाज़, बहुत धीमी आवाज़ के प्रति वो क्रिया करता है कि धीरे बोलो? या तेज आवाज़ की प्रतिक्रिया करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो जन्म के समय शिशु होता है, जन्म के बाद शिशु की जो ध्वनि के प्रति ज्ञान होती है, वो क्या होती है? वो बच्चा जो है ना, सभी प्रकार की ध्वनियों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है और ना ही धीमी आवाज़ के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है। उसे आप तेज़ी आवाज़ के प्रति वो क्रिया करता है। ठीक? ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी आपसे कथन में पूछें कि सभी प्रकार के, जो एक जन्म के बाद जो शिशु है, वो सभी प्रकार की ध्वनियों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो बच्चा है, वो जन्म के बाद सभी प्रकार की ध्वनियों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है और ना ही बहुत धीमी आवाज़ पे वो कोई प्रतिक्रिया करता है। तेज़ आवाज़ सुनने पर वो प्रतिक्रिया करता है, इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और तीनों टर्म को एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। जन्म के समय शिशु की श्वसन गति होती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं श्वसन गति या रक्तदाब या उसके क्या कह सकते हैं, मतलब उसकी हर एक जो एक्टिविटी होती है वो बड़ी तेज़ होती है। जैसे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं श्वसन गति की, तो जन्म के समय शिशु की श्वसन गति कितनी होगी? 30 से 35 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट,
40 से 45 प्रति मिनट या फिर 50 से 60 प्रति मिनट। तो जो एक नवजात शिशु है या जो जन्म के बाद वाला शिशु है, उसकी जो श्वसन गति होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 40 से 45 बार प्रति मिनट वो श्वसन करता है। और जब हम वयस्कावस्था की बात करते हैं, वयस्कों में, तो ये 18 बार प्रति मिनट करता है, ठीक? कितना होता है? बच्चों में 40 से 45 बार प्रति मिनट होता है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कम होता चला जाता है और जब वयस्कावस्था आती है, तो वयस्कों में ये 18 बार प्रति मिनट हो जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। जब हम बात कर रहे थे जन्म के समय और अब बात कर रहे हैं जन्म के 1 सप्ताह बाद जो शिशु की श्वसन गति है, वो कितनी हो जाती है? क्या 20 बार प्रति मिनट हो जाती है? 40 बार प्रति मिनट हो जाती है, 35 बार प्रति मिनट हो जाती है या फिर 60 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो जन्म के समय 40 से 45 था, मतलब फिर थोड़ा घटा। 1 हफ्ते बाद वो 35 बार प्रति मिनट श्वसन गति उसकी हो जाती है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, धीरे-धीरे कम होता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। वयस्कों में श्वसन की बात की जा रही है 20 बार प्रति मिनट, 25 बार प्रति मिनट, 18 बार प्रति मिनट या फिर 10 बार प्रति मिनट। तो जो वयस्कों में श्वसन गति होती है वो 18 बार प्रति मिनट होती है और ये आपके लास्ट टाइम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जन्म के समय शिशु में सबसे कम सक्रिय होता है क्या? क्या वो ध्वनि ज्ञान उसका सबसे कम सक्रिय होता है, मतलब ध्वनि की तरफ उसका ज्ञान सबसे कम होता है, या गंध की तरफ उसका सबसे कम ध्यान होता है, या प्रकाश की तरफ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तीनों बातों को यहाँ पर थोड़ा-सा समझिएगा। ध्वनि की बात तो हमने पहले ही कर ली कि वो हर प्रकार के आवाज़ या हर प्रकार की ध्वनि के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, ना ही बहुत धीमी आवाज़ के प्रति कोई क्रिया करता है। तेज़ आवाज़ के प्रति वो क्रिया करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब हम बात करते हैं कि सबसे कम सक्रियता, तो वो होती है गंध के प्रति। गंध के प्रति, या हम ऐसे कह सकते हैं गंध के प्रति जो सक्रियता है उसकी शून्य होती है, वो धीरे-धीरे विकसित होता है। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं ना, तो प्रकाश जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा रहता है। जब वो इस चकाचौंध में आता है, तो उसे जब प्रकाश दिखता है, तो वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। आपने देखा होगा कि बच्चा लाइट में देखता ही नहीं है। जब थोड़ा-सा अंधेरा करो, तो वो आपको देखता है। तो प्रकाश के प्रति वो क्या होता है, वो अपनी आँखें बंद कर लेता है, उसको बहुत ज़्यादा चमक लगती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, शून्य आपका गंध के प्रति होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जन्म के बाद 1 सप्ताह तक शिशु का वजन कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा था कि शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो उसे खुद से कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको क्या करना पड़ता है? जन्म लेते ही उसको हर एक, मतलब 4 मुख्य चीज़ों के साथ समायोजन करना पड़ता है। एक तो है ताप के साथ, श्वसन के साथ, उत्सर्जन के साथ और एक है पोषण के साथ या पाचन के साथ। तो ये उसको खुद ही करना पड़ता है और ये समायोजन की अवस्था है। इसी समायोजन की वजह से जो बच्चा है वो जन्म के 1 सप्ताह तक उसका वज़न क्या होता है? घटता रहता है, ठीक? क्योंकि उसको हर एक परिस्थिति के साथ समायोजन खुद ही करना है। तो ऐसे में उसका वज़न जो होता है वो घटता रहता है, फिर 1 हफ्ते बाद उसका वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी कल की हम क्लास में देखेंगे कि किस गर्भावस्था में ही बात करेंगे कि कब उसका वज़न कितना होता है, कितना उसका आकार कैसा होता है, साथ ही साथ कितने बच्चा कितने जन्म के कितने माह बाद या उसका वज़न दोगुना होता है, 3 गुना होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब को हम क कल डिस्कस करेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी की क्लास ज़रूर ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की आँखों की गति कैसी होती है? क्या वो नियंत्रित होती है?
अनियंत्रित होती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों तो होगा नहीं, आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब हम बात करते हैं उनकी आँखों की, अच्छा आपने देखा होगा जो नवजात शिशु है, आप बुलाते हैं उसे अपनी तरफ, वो देखता है किसी और तरफ। मतलब ऐसे लगता है जैसे उसकी आँखें टेढ़ी-मेढ़ी हैं, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जन्म के समय जो शिशु है, उसके आँखों की जो गति होती है, वो अनियंत्रित होती है। वो अपने आँखों के दोनों पुतलियों पर यानी कि वो अपनी आँखों पर समायोजन नहीं कर पाता है। उसकी आँखें कभी किसी ओर देखती हैं, कभी किसी और। धीरे-धीरे वो समायोजन करता है और हमारी तरह देखने लगता है। अभी जैसे आपको हमको कोई बुलाए तो हम उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन बच्चे को कोई बुलाए तो उसको मतलब ऐसे लगता है जैसे वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की जो आँखों की गति है वो अनियंत्रित होती है, वो समायोजन नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे चीज़ें विकसित होती हैं। आपको पता होगा जो एक छोटा-सा बच्चा है, वो रोता बहुत है और आँसू एक भी नहीं निकलते हैं। तो हम क्या कहते हैं? देखो झूठ-मूठ का रो रहा है। नहीं भाई, वो झूठ-मूठ का नहीं रोता है। उसकी अश्रु ग्रंथियाँ विकसित ही नहीं हुई रहती हैं, तो कहाँ से आँसू निकलेंगे? वो रोता सच में है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चा रोता क्यों है? बच्चा जब रोता है तब उसकी श्वसन गति चालू होती है, ठीक? इसीलिए आपने देखा होगा अगर कभी बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है, तो डॉक्टर से लेकर मतलब माँ-बाप से लेकर डॉक्टर तक सब परेशान हो जाते हैं, ठीक? तो ये था आपका आज का 45 क्वेश्चन और अभी आपके काफ़ी क्वेश्चन हैं यहाँ से गर्भावस्था से भी हैं और नवजात शिशुओं से भी हैं। तो अभी 2-3 दिन तक क्लास आपको इन्हीं से मिलने वाली है। हालाँकि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट ही ऐसा है कि हम पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान बच्चों के बारे में किशोरावस्था तक ही बात करते हैं, तो इनके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं कि गर्भावस्था में कैसा होता है, शैशवावस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है और किशोरावस्था में कैसा होता है। अच्छा कल का एक क्वेश्चन था किसी को कन्फ्यूज़न था थोड़ा-सा हमने बात किया था प्रारंभिक स्कूल की ना, तो आप देखेंगे कि जब आपने उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की बात की थी, तो जो उत्तर बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को हमने 2 भाग में बाँटा। एक था आपका उत्तर बाल्यावस्था, एक था आपका पूर्व बाल्यावस्था, है ना? जब पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो इसे हम पूर्व शालेय के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो हम इसे प्रारंभिक स्कूल के नाम से जानते हैं मतलब बच्चा इसमें स्कूल जाने लगता है और पूर्व शालेय में बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार थियरी की क्लासेस ज़रूर लीजिए। माना कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा-सा जैसे मतलब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है बट एक बार आपको थियरी की क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो इनकी विशेषताएँ हैं शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की। इन तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं को आपको रट जाना है, पढ़ जाना है। बाकी जो अलग-अलग हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने-अपने आधार पर अलग-अलग कुछ विशेषताएँ बताई हैं, तो हमें उनको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बट इतना है कि जैसे किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछता है, तो उनका नाम देके पूछता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। बट फिर भी इसमें बड़ा लोचा रहता है। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, तो सब खिचड़ी बन जाता है कभी-कभी, ठीक? तो इसे आपको बार-बार पढ़ना होगा और रिवीज़न ज़रूर करिए। आपने टेक्सटाइल पढ़ लिया, आपने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार थियरी की क्लासेस ज़रूर देख डालिए, ठीक? ताकि जो कुछ भी नया भी मिले, तो आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आपने उसी टाइम पढ़ा था, अभी तक आपने रिवीज़न नहीं किया है, तो आपको काफ़ी कुछ नया-नया सा लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार थ्योरी की क्लासेस ले लेते हैं, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और मैं फिर से बता दूँ, कल के और परसों के जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो कुछ डीप क्वेश्चन होंगे, मतलब गर्भावस्था से हम ज़्यादा क्वेश्चन उठाएँगे और देखेंगे किस अवस्था में, किस माह में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक? तो अगर आपके पास बुक वगैरह है, तो एक बार पढ़ कर आइएगा। अदरवाइज़ थियरी की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ में, ठीक? उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा
और आपने काउंट भी किया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अगर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये काउंट किया है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी, ये भी बताइएगा। साथ में जो क्वेश्चन हमने आपसे 4, 6, 10 क्वेश्चन पूछे हैं, उनको बताना ना भूलिएगा। जब हमने पहली प्रैक्टिस सेट किया था, तो हमने आपसे कहा था कि आज हमारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं। आई थिंक हमने 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे, बट जैसे-जैसे हमारी प्रैक्टिस सेट बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे-जैसे हमारे प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हमारे क्वेश्चनों की भी श्रृंखला जो होती है, वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपके आंसर देने का नंबर नहीं बढ़ता है, ये बड़े ही दुःख की बात है। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, अपना आंसर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ, अगर हम थोड़ी-सी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक? चलिए, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न ज़रूर करिए, प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लीजिए, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। आप में से जिन लोगों ने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप जॉइन कर सकते हैं। 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बना सकते हैं। ठीक? चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। उसमें आपको जैसे ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है 5 पीएम पर, तो क्विज़ कहीं चली जाएगी, नहीं। आपको क्विज़ वहीं पर रहेगी, जब भी आपको समय मिले तब भी जाकर आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने टाइमर सेट कर रखा है 30 सेकंड का। तो हर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड का मिलेगा, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 3 मिनट में क्वेश्चन करके आराम से जा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक? चलिए, बाय।